ये कहानी एक मासूम प्यार से शुरू हुई। 16 साल की आरती और उसके पड़ोसी रिंकू की एक ऐसी लव स्टोरी जो दो दिलों को जोड़ती है, लेकिन आखिर में एक रहस्य बन जाती है। 2 साल तक छुप छुप कर मिलने के बाद जब आरती 18 साल की हुई तो दोनों ने साथ जीने का फैसला किया। परिवारों को भी कोई आपत्ति नहीं थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन आरती अचानक ही कहीं गायब हो गई। कोई सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं, बस सवालों का एक सन्नाटा। इस केस को सुलझाने में पुलिस को पूरे 9 साल लग गए और जब सच सामने आया तो हर कोई सन्न रह गया। ये कहानी है प्यार, झूठ और एक ऐसे रहस्य की जो एक साधारण रिश्ते को खौफनाक मर्डर मिस्ट्री में बदल देता है। सितंबर 2008, नजफगढ़, नई दिल्ली। एक साधारण सुबह, लेकिन उसी दिन नजफगढ़ की खामोश सड़कों पर एक ऐसी खबर आई जिसने सबको हिला के रख दिया। उस दिन पुलिस को एक कॉल आया। पुलिस को खबर मिली कि सुरागपुर रोड के पास जंगलों के सुनसान हिस्से में एक लड़की की लाश मिली है। इस कॉल के बाद पुलिस की टीम तुरंत मौके की तरफ रवाना हुई। कुछ ही देर में वे सुरागपुर रोड पर पहुंच गए। थोड़ी दूरी अंदर बढ़ने पर उन्होंने देखा एक लड़की मुर्दा हालत में वहां पड़ी थी। उसका चेहरा इतनी बुरी तरह कुचला गया था कि पहचान पाना लगभग नामुमकिन था। पहली नज़र में साफ था कि ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि एक बेरहमी से किया गया कत्ल था और कातिल ने साफ साफ कोशिश की थी कि कोई भी उस लड़की की पहचान न कर सके। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आसपास इलाकों की तलाशी ली गई, लेकिन वहां से कोई सुराग नहीं मिला। बस एक सवाल रह गया, कौन थी ये लड़की और आखिर किसने इतनी बेरहमी से उसकी जान ली थी। जब इस केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो तस्वीर थोड़ी साफ होने लगी थी। डॉक्टरों ने बताया लड़की की मौत गला दबाकर की गई थी, यानी ये साफ था कि इसे बड़ी ही बेरहमी से मारा गया था, क्योंकि जब पुलिस को लड़के की बॉडी मिली थी तब उसकी हालत बहुत ही खराब थी। कातिल ने उसका चेहरा बिगाड़ने की पूरी कोशिश की थी और लगभग वो उसी हाल में वहाँ थी। इससे ये साफ हो गया था कि पहले उस लड़की को गला दबाकर मारा गया और फिर उसके बाद उसे उस सुनसान जगह पर लाकर उसके चेहरे को बिगाड़ने की कोशिश की गई, जिससे ये तो साफ हो गया था कि वो कत्ल कहीं और हुआ था और बॉडी को कहीं और फेंका गया था। खैर, पुलिस ने अब तुरंत इस अनजान लाश की जानकारी आसपास के सभी थानों और दूसरे जिलों की पुलिस को भेजी, ताकि अगर उससे जुड़ी कोई भी जानकारी जो पुलिस को मिल सके या फिर किसी ने भी उससे जुड़ी कोई मिसिंग कंप्लेन कहीं फाइल की हो, क्योंकि पुलिस के लिए इस केस को सॉल्व करने में सबसे पहले उस लड़की की आइडेंटिटी जानना बहुत ज़रूरी था। लेकिन पुलिस के काफ़ी इंतज़ार के बाद भी किसी भी थाने से उस लड़की के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। कहीं कोई शिकायत नहीं की गई थी और ना ही किसी ने उस लड़की को पहचानने का दावा किया था। दिन बीतते गए और धीरे धीरे पुलिस के लिए वो लड़की अब एक मिस्ट्री बन गई थी। एक ऐसा केस जिसका कोई चेहरा नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, बस एक सवाल, आखिर ये लड़की कौन है। पुलिस अपने तरीके से छानबीन करती रही और देखते ही देखते लगभग 2 साल बीत गए। पुलिस ने हर दिशा में कोशिश की, लेकिन ना लड़की की पहचान हो सकी और ना ही कातिल का कोई सुराग मिला। और आखिरकार साल 2010 में ये केस अनसॉल्व्ड केसेस की लिस्ट में आ गया। फाइल बंद कर दी गई, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ फाइलें बंद जरूर होती हैं पर उनमें छुपे सच कभी नहीं मरते। ये केस भी अब क्राइम ब्रांच के हाथों में था और वहां से अब एक नई जांच की शुरुआत हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये कंफर्म हो गया था कि उस लड़की की उम्र हत्या के वक्त करीब 18 साल रही होगी और सबसे इम्पोर्टेंट क्लू था उसके दाहिने हाथ, राइट हैंड की कलाई पे बना एक टैटू, जिस पर सिर्फ एक अक्षर लिखा था ए। क्योंकि उस लड़की के लिए किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की थी, कोई उसे ढूंढता हुआ पुलिस तक नहीं आया था, तो आखिरकार पुलिस ने ही उसका अंतिम संस्कार किया। लेकिन अंतिम संस्कार करने से पहले पुलिस ने उस टैटू की कुछ तस्वीरें ली थी।
क्योंकि इस केस में उस लड़की की आइडेंटिटी के नाम पर बस ये ही एक इम्पॉर्टेंट क्लू था और पुलिस कहीं ना कहीं जानती थी कि यही टैटू एक दिन इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्राइम ब्रांच के थ्रू भी इस केस की छानबीन की गई, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगा। पुलिस द्वारा उनके इन्फॉर्मर मुखबिरों को भी इसकी डिटेल्स दी गई ताकि कोई कुछ भी पता लगा सके। 11 अप्रैल 2017 लगभग 9 साल बाद पुलिस के पास एक फ़ोन आया, जिस एक फ़ोन कॉल ने इस पूरे केस और लगभग क्लोज्ड केस को फिर से जिंदा कर दिया, क्योंकि सालों से ये केस पुलिस के लिए बस एक मिस्ट्री बना हुआ था। दरअसल उस दिन क्राइम ब्रांच के एक इन्फॉर्मर से इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली। उस इन्फॉर्मर ने पुलिस को बताया कि हाथ पर ए टैटू वाली उस लड़की के कत्ल में राहुल नाम के एक लड़के का हाथ हो सकता है। इसके अलावा उसने इस केस से जुड़ी कुछ और भी जानकारी उस कॉल पर पुलिस को दी। पुलिस के लिए ये कॉल और वो सभी जानकारी अब किसी नई उम्मीद के जैसी थी। ऐसा लग रहा था कि सालों पुराना कातिल अब करीब है। उस दिन पुलिस पूरी तैयारी के साथ इन्फॉर्मर के बताए ठिकाने पर राहुल को पकड़ने के लिए पहुंची और जो भी खबर उन्हें मिली थी, ठीक उसी जगह पर उन्हें राहुल नाम का एक लड़का भी मिला और कुछ ही देर में पुलिस ने राहुल को अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद ही उसे पुलिस कस्टडी में लिया गया और उसे पूछताछ शुरू की गई। जहां ये सब कुछ चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ राहुल इस बात से पूरी तरह अनजान था कि अचानक ये उसके साथ क्या हो गया। पुलिस क्यों सडनली उसके घर आई और उसे किस लिए अरेस्ट किया गया। हर बात से अनजान राहुल सिर्फ बुरी तरह घबराया हुआ था और जैसे तैसे वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। खैर, सच तो अब यही था कि राहुल अब पुलिस कस्टडी में था, पुलिस के सामने था और अब उसे पुलिस के हर सवाल का जवाब देना था। इसी के साथ पुलिस की पूछताछ अब शुरू हुई। पुलिस का सबसे पहला सवाल यही था कि सितंबर 2008 में वो कहाँ था, क्या करता था, उसके दोस्त कौन कौन थे और क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी। ऐसे कई तमाम सवाल। उधर राहुल अब पुलिस को बताता है कि ये सब बहुत पुरानी बात है और उसे कुछ भी याद नहीं है। वो बार बार पुलिस के सवालों को टालने की कोशिश करता है। इन सवाल जवाबों के बाद जब राहुल कुछ भी बताने से अब इनकार करता है तो पुलिस उसके सामने अब कुछ फोटोज रखती है, उस लड़की की लाश की फोटोज और उसके हाथ पे बने ए टैटू की कुछ फोटोज। बस इन फोटोज को देखते ही अब राहुल का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। उसका डर अब साफ दिखने लगता है और अब उसे समझ में आता है कि आखिर पुलिस उसे यहाँ क्यों लेकर आई है। उन फोटोज को देखते ही पहले तो वो कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। उसकी सांसें तेज हो गई, उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था और पुलिस ने भी अब उससे थोड़ी सख्ती से पूछताछ शुरू की, जिसके बाद ही राहुल आखिरकार टूट गया और फिर उसने वो सच बताया जो पिछले 9 सालों से दफन था, जिसे सुनकर वो ऑफिसर्स भी कुछ पलों के लिए खामोश रह गए थे। राहुल ने उन्हें बताया उन फोटोज में जो लड़की है उसका नाम आरती था। आरती जो कभी मेरे बेस्ट फ्रेंड रिंकू उर्फ ब्रिजेंद्र के साथ लिविंग में रहती थी। दोनों का वो रिलेशन कभी प्यार भरा था, लेकिन टाइम के साथ उस रिश्ते में नफरत और शक ने जगह ले ली। राहुल ने रिंकू और आरती की पूरी कहानी पुलिस को सुनाई और साथ ही उसने ये एक्सेप्ट किया कि रिंकू ने ही आरती के कत्ल की साजिश रची थी और क्योंकि राहुल उसका बेस्ट फ्रेंड था इसीलिए उसने भी इस भयानक केस में उसका साथ दिया। लेकिन उसका कत्ल रिंकू ने किया था, उसने तो बस आरती की लाश को ठिकाने लगाने में उसकी मदद की थी। राहुल के इस कन्फेशन के बाद ही 9 साल पुराने इस मिस्ट्री से पर्दा उठ चुका था और अब बारी थी आरती के असली गुनहगार विजेंद्र उर्फ रिंकू को पकड़ने की। राहुल की निशानदेही पर पुलिस अब रिंकू को पकड़ने के लिए निकलती है। इन 9 सालों में रिंकू का एड्रेस, उसकी लाइफ पूरी तरह बदल चुकी थी और उसे अंदाजा भी नहीं था कि इतने सालों बाद पुलिस उसे पकड़ने आने वाली थी। खैर, पुलिस अब दिल्ली के पटेल नगर इलाके में पहुंचती है। दरअसल रिंकू का नया एड्रेस अब यही था और उसे वहां से अरेस्ट किया जाता है। रिंकू अब शादीशुदा जिंदगी जी रहा था। वो 3 बच्चों का पिता था और वो हर एक आम आदमी की तरह अपनी जिंदगी जी रहा था, जैसे उसके अतीत में कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन पुलिस जानती थी उसके उस चेहरे के पीछे एक काला सच छुपा था,
क्राइम ब्रांच की टीम ने अब उसे अपनी कस्टडी में लिया। रिंकू उनके सामने बैठा था और अब उनके सामने था 9 साल पुराना वो केस। पुलिस के लिए अब सिर्फ एक ही मकसद था, उसके मुंह से सच निकलवाना, क्योंकि अब टाइम आ चुका था ये जानने का कि आखिर आरती के साथ क्या हुआ था। पुलिस कस्टडी में जब रिंकू से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपनी 9 साल पहले की पूरी कहानी सुनाई। इस कहानी की शुरुआत हुई थी 2016 में। दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में रहने वाली 16 साल की आरती और उसके पड़ोस में रहने वाला रिंकू, दोनों की मुलाकात एक साधारण सी दोस्ती से शुरू हुई। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। 2 साल तक वो छुप छुप कर मिलते रहे, बातें करते और अपने छोटे से प्यार की दुनिया में खोए रहते। जब आरती 18 साल की हुई तो दोनों ने एक साथ रहने का फैसला किया। उनके परिवार वालों ने भी इस रिश्ते पर ऐतराज नहीं किया और उनके रिश्ते को स्वीकार कर लिया। हर तरफ खुशियां थी, जैसे उसकी कहानी किसी फिल्म का सुखद अंत बनने जा रही हो। आरती के घर वालों को भी लगता था कि दोनों लंबे टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, उनके बीच इतना प्यार है तो उनकी बेटी उसके साथ सुरक्षित रहेगी और रिंकू हमेशा उसे खुश रखेगा। जहां दोनों का परिवार अब उन दोनों की शादी के बारे में सोच रहा था, वहीं दूसरी तरफ थोड़े ही समय बाद आरती और रिंकू का ये रिश्ता बिगड़ने लगा। धीरे धीरे वही प्यार शक और झगड़े और नफरत में बदलने लगा। छोटे छोटे मनमुटाव अब भयंकर लड़ाइयों का रूप लेने लगे। हर छोटी छोटी बातों पर दोनों झगड़ने लगे और नौबत यहाँ तक आई कि रिंकू अब आरती से कटने और दूर होने लगा था। पुलिस की जांच के अकॉर्डिंग रिंकू की परेशानियां पैसों की तंगी से शुरू हुई थी। वो आरती की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहता था और वो छोटी छोटी चीजों में भी अब आपा खोने लगा था। छोटे छोटे झगड़े अब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनने लगे थे। आरती और रिंकू के बीच प्यार अब धीरे धीरे नफरत में बदल गया। रोज के झगड़े और लगातार कलेश से तंग आकर रिंकू ने एक भयंकर फैसला किया और उसने आरती को अपने से दूर करने के लिए कत्ल की साजिश रची। एक ऐसा अपराध जिसने मासूम प्यार की कहानी को एक मर्डर मिस्ट्री में बदल दिया। अब बस इंतजार था उस रात का जब रिंकू अपने गुनाहों को अंजाम दे सके। एक रात रिंकू ने आरती से एक प्लेन पेपर पर साइन करने के लिए कहा। आरती भी हर बात से अनजान उसकी बातों में आ गई और बिना किसी शक के उसने साइन कर दिया। इसके बाद उसने आरती का गला घोंटने की कोशिश की, जिससे कुछ ही टाइम में आरती ने उसके सामने दम तोड़ दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब बारी थी उसकी लाश को ठिकाने लगाने की। उस रात रिंकू ने एक ऑटो किया और ऑटो ड्राइवर से कहा, मेरी वाइफ पर भूत प्रेत का साया है और मैं उसके इलाज के लिए उसे नजफगढ़ में एक तांत्रिक बाबा के पास ले जा रहा हूँ। ऑटो वाले ने भी उसे नजफगढ़ में छोड़ दिया। वहाँ पहले से रिंकू का दोस्त राहुल कार में उसका इंतजार कर रहा था। फिर दोनों ने मिलकर आरती की लाश कार में रखी और सुरागपुर रोड की ओर बढ़े। फिर घने झाड़ियों में जाकर पत्थरों से आरती के चेहरे को कुचला ताकि उसे कोई पहचान ना सके और फिर दोनों ने लाश वहीं छोड़ दी और चुपचाप से वहां से चले आए। पूछताछ के दौरान रिंकू ने एक और खुलासा किया। उसने बताया कि कत्ल के बाद उसने आरती की तरफ से एक लेटर तैयार किया था। उस लेटर में लिखा था, मैंने एक वकील के लड़के से शादी कर ली है और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। मैंने जो रिंकू के बारे में सोचा था वो वैसा नहीं था, इसीलिए मैंने रिंकू का साथ छोड़ दिया है। माँ पापा, अब आप मुझे ढूंढने की कोशिश न करना और ना ही मुझसे मिलने की कोशिश की जाए। चौंकाने वाली बात ये थी कि इस लेटर में आरती के ही साइन थे और ये वही प्लेन कागज था जिस पर रिंकू ने कत्ल से पहले आरती के साइन लिए थे। रिंकू ने ये लेटर डाक के जरिए आरती के घर वालों को भेजा। उसके बाद उसने खुद भी घर जाकर उन लोगों को बताया कि आरती मुझे छोड़कर एक वकील के बेटे के साथ चली गई है। इस झूठे लेटर ने सभी को गुमराह कर दिया और उसे ढूंढने की कोशिश अधूरी रह गई। आरती की गायब होने वाली कहानी पूरी तरह से एक साजिश का हिस्सा थी। पुलिस की जांच में पता चला कि रिंकू पेशे से एक तांत्रिक और एक बहुत ही शातिर आदमी था। वो पहले तो आरती के साथ जीवन भर खुश रहने की कस्में खाता रहा, लेकिन उसके गुस्से और स्वार्थ ने उसे कातिल बना दिया। साल 2017 में पुलिस ने रिंकू को अरेस्ट किया
और कोर्ट ने सबूतों के आधार पर उसे दोषी करार दिया। आज भी रिंकू जेल में अपने अपराध की सजा काट रहा है। एक मासूम लड़की की जिंदगी पर खेली गई भयंकर साजिश आखिरकार कानून की पकड़ में आ गई और इस तरह आरती की कहानी सबके सामने आई। ये कहानी हमें सिखाती है प्यार और मोहब्बत में भी अंधेरा घुस सकता है। छोटी छोटी नाराजगियां, आपा खोने की आदतें कभी कभी इंसान को अपनी ही भावनाओं और दूसरों की जिंदगी के लिए घातक बना देती हैं। सिर्फ कानून की पकड़ ही नहीं बल्कि इंसान की जिम्मेदारी और नैतिकता भी समय रहते चेतावनी देती है। हर अपराध का अंततः हिसाब लिया जाएगा और यही सच है। चाहे वक्त लगे लेकिन सच हमेशा सामने आता है। इस कहानी पर आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें। सी यू टुमारो।